हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस पीवाईक्यू। दोस्तों इस पर हम लोग एक क्लास कर चुके हैं साइंस पीवाईक्यू के ऊपर। जो भी साथी क्लास नहीं देखे हैं जाकर क्लास देखें। और आज के क्लास में दोस्तों आप सभी साथी अंत तक बने रहें। आज हम लोग बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों को लेने का काम किए हैं, जो कि आगे भी संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है। दोस्तों आप सभी साथी अंत तक बने रहें। आज हम लोग इसमें कंटेंट और पेडागोजी में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और इसके ट्रिक को भी समझेंगे, ताकि हम लोग ट्रिक के माध्यम से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करके कैसे ज़्यादा नंबर ला सके। तो दोस्तों आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 हम लोग का क्या है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक है। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित जो द्रव दिया गया है, द्रव यहाँ पे, इसमें कौन से विद्युत के चालक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए सिरका। तो सिरका तो मेरे भाई विद्युत का चालक है ना। फिर ऑप्शन नंबर 2 है शकरा का विलयन, ये विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत का कुचालक है। फिर लवण का विलयन, ये भी है मेरे भाई, ये भी विद्युत का क्या है, चालक है। फिर क्या है, आसुत जल, मतलब जिसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो फिर हमारे पास कौन कौन हो गया, तो हमको बोला गया है इसमें से छांटने के लिए कि कौन कौन विद्युत का चालक है, विद्युत का चालक है। तो देखिए हमारे पास निकला ए और सी। तो ए और सी कौन में है मेरे भाई, हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को समझने में कोई दिक्कत, कोई डाउट, जरा सा भी, थोड़ा सा भी मेरे भाई कोई भी डाउट हो तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखे और क्वेश्चन को पूछने का काम करें। तो चलिए दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। जनन की अवधि, तो जनन की अवधि का घटनाओं का सही क्रम बताना है मेरे भाई। तो हम लोग ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या बोला है, 1 नंबर में युग्मनज, युग्मक बनना और निषेचन और भ्रूण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है, युग्मक बनना, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। फिर 3 में बोला है युग्मनज बनना, युग्मनज, निषेचन और भ्रूण। फिर चौथा में है युग्मनज बनना, निषेचन, भ्रूण और युग्मनज। बताइए मेरे भाई इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। पहले क्या होता है, जनन की अवधि में पहले युग्मक बनता है, फिर निषेचन होता है, फिर युग्मनज होता है, फिर उसके बाद भ्रूण बनता है, ठीक है मेरे भाई। तो सभी साथियों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हम लोग समझते चलेंगे। फिर हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं का प्रोत्साहित किया जा सकता है। मतलब मेरे भाई कहने का मतलब है कि उपयुक्त क्रियाकलाप में जो यहाँ दिया गया है, इन प्रक्रियाओं में कुशलताओं का प्रोत्साहन कैसे किया जा सकता है। तो आइए हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है, प्रेक्षण, निष्कर्ष निकालना और मापन। जहां भी मेरे भाई मापन दिख जाए ना वहां काट देना, क्योंकि मापन क्या है, मापन है हमारा निगेटिव वर्ड, ठीक है। उसके बाद प्रेक्षण और चरों का नियंत्रण, चरों का नियंत्रण दिख जाए ना, चरों का नियंत्रण काट देना है, ठीक है, निगेटिव वर्ड। उसके बाद है प्रेक्षण, प्रेक्षण पॉजिटिव वर्ड है। वर्गीकरण, वर्गीकरण भी निगेटिव वर्ड है, लेकिन अगर प्रेक्षण के संदर्भ में आए, मतलब कोई चीज को आप प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करके छांट रहे हैं कि हाँ ये इसका काम ये है, इसका काम ये है, तो ये पॉजिटिव टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। तो ऑप्शन नंबर 3 तो सही लग रहा है, लेकिन ये क्या है, पेडागोजी है। पेडागोजी में हम लोग को छांटना है मेरे भाई बेस्ट ऑप्शन। फिर क्या है, प्रेक्षण और मापन, मापन आ गया, निगेटिव हो गया। चलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना क्या करता है, कुशलताओं को प्रोत्साहित करने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती है। क्या बोलता है मेरे भाई, 8वीं कक्षा का एक छात्र है जो कि जिसका कहना है कि भारी वस्तुएं जल में डूब जाती है, भारी वस्तुएं जल में डूब जाती है और हल्की वस्तुएं जल में तैरती है, हल्की वस्तुएं जल में तैरती है। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा। अब जो बच्चा बोल रहा है, इनके अनुसार, बच्चा के अनुसार शिक्षक इस पर क्या परामर्श दे, वही तो बात ही पूछ रहा है। तो हम लोग इसको ऑप्शन से छांटना है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही लग रहा है मेरे भाई,
तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, लेकिन हम लोग इसके सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे, क्या पता इससे बेस्ट ऑप्शन भी कहीं दिया हो। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है, उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी अपेक्षित पद है। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, उसको स्पष्ट करना नहीं, उसको तो आप दीजिए ना, उदाहरण दीजिए, प्रतीकात्मक आप उसको उदाहरण दीजिए ताकि बच्चा अपने से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। ठीक है, तो ये नहीं होगा, कट जाएगा ये। फिर है, इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। आदर किया जाना चाहिए भाई, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप उसके जो स्टेटमेंट है उसमें आप सुधार करने का प्रयास करिए, तो उसका आप उदाहरण दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा, स्वीकार सीधे नहीं कर लेना है। फिर बच्चे को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं वरन उस वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। देखिए मेरे भाई, सबसे अच्छा जा रहा है ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या बोला है, प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। बच्चा इसमें खुद सीखेगा, खुद करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग का इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देखिए, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालता है। ठीक है, कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात अमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है। मतलब वो कवच को खोल लेता है और उसके बाद कोमल पदार्थ को खा लेता है और खाने के पश्चात अमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है। ठीक है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है, इस जंतु का नाम क्या है मेरे भाई? जंतु का नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है। तो 1 नंबर में है घड़ियाल जिसको बोलते हैं मगरमच्छ, दूसरा में है ऑक्टोपस जिसको बोलते हैं अष्टभुज, तीसरा में है कछुआ और चौथा में है स्टारफिश तारापीन। क्या है? तारामीन। तो बताइए मेरे भाई कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्या होगा? स्टारफिश। स्टारफिश क्या करता है? अपना आमाशय को बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो कोई भी साथी को दिक्कत जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कहीं भी मेरे भाई, तो आप लोग बेंचर कमेंट में लिखिए। और देखिए, जो भी आप लोग PYQ लगाते हैं और जो क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से या अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं और उस पर हम डाउट क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप सभी साथी एकदम बेझिझक जो भी प्रश्न में डाउट होता है आप हमको भेजने का काम करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? अब बताइए, ऊष्मीय मान को पूछ रहा है। ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है मेरे भाई? तो ऑप्शन में पढ़िए। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कैलोरी ग्राम। क्या दिया है? कैलोरी या ग्राम। फिर दिया है किलो कैलोरी या किलोग्राम, दिया है ना। फिर ऑप्शन नंबर 3 में दिया है जूल। फिर ऑप्शन नंबर 4 में दिया है किलो जूल और किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा बोलिए मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? हम लोग उस ईंधनों के ऊष्मीय मान को किलो जूल या किलोग्राम में लिखते हैं या बोलते हैं। ठीक है, या मापते हैं इसको हम। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हम लोग का हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखिए, निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? अब क्या बोल रहा है मेरे भाई? उच्च प्राथमिक स्तर पर, मतलब 6 to 8 को हम लोग बोलते हैं उच्च प्राथमिक स्तर। ठीक है मेरे भाई, स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। क्या है? अब हम लोग इसको ऑप्शन से देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में बोला प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। सही लग रहा है, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। लेकिन और देखेंगे, साहित्यिक साक्षरता का निर्माण। साहित्य का इसमें तो कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ विज्ञान सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा कर रहे हैं ना, कि विज्ञान सीखने का क्या मुख्य पर्पस है, तो यहाँ पे साहित्य का क्या बात चलेगा? इसे ये तो गलत हो जाएगा ना, ये ऐसे कट जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझना। कला का इसमें क्या जरूरी है? हम तो यहाँ विज्ञान में कथी कर रहे हैं, विज्ञान में हम लोग सीखने सिखाने की ना पर्पस को लेकर चल रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। प्रतियोगिता परक जहां दिख जाए ना, इसको सीधे काट देना है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है बोलिए? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? अब प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में पूछ रहा है तो ऑप्शन पढ़ना होगा मेरे भाई।
पढ़िए, ऑप्शन नंबर ए में बोला इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सही बात है, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आगे पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है जल का H2O का उपयोग किया जाता है। बात सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी भी राइट सही हो जाएगा। फिर प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपभुक्त होती है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। क्या ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा सही स्टेटमेंट क्या है, ए और बी। इस कौन में है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। बताइए मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 में है संज्ञानात्मक पाठ, 2 में है कौशल पाठ, तीसरा में है निगमनात्मक पाठ और चौथा में है आगमनात्मक पाठ। बताइए मेरे भाई कौन होगा, तो निगमनात्मक पाठ होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसमें पहले क्या होता है, इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, इसमें पहले मेरे भाई नियम, और नियम से जाते हैं हम लोग उदाहरण की ओर। ठीक है, नियम से हम लोग जाते हैं उदाहरण की ओर। और आगमनात्मक पाठ में क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, पहले उदाहरण और उसके बाद इसमें नियम बताए जाते हैं। ठीक है, अब कौशल पाठ हो गया और संज्ञानात्मक पाठ हो गया। तो संज्ञानात्मक पाठ में होता है कि बच्चा किसी भी चीज को पढ़ के अपने अनुसार उस चीज को सोचता है, विचार करता है, समझे, और अपना कॉन्सेप्ट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक पाठ। फिर बोलते हैं कौशल पाठ, बच्चा चीजों को अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं, उसमें पढ़ने की कौशल डेवलप हुआ कि नहीं, तो इसको बोलते हैं कौशल पाठ। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब तो होगा ही नहीं, ये सब नहीं होगा तो क्या होगा, निगमनात्मक पाठ होगा, क्योंकि बच्चा इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है पहले नियम स्पष्ट किया जाता है उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो नियम से उदाहरण की ओर कौन जाता है, तो जाता है निगमनात्मक पाठ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बताइए दोस्त, मजा आ रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से मेरे भाई कौन सा विषमांगी मिश्रण है, तो बताइए कौन सा है। विषमांगी और समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे कि समांगी और विषमांगी क्या होता है। देखिए समांगी और विषमांगी कहने का मतलब होता है कि चीनी और पानी का आप घोल देखेंगे, मिश्रण देखेंगे, तो देखते हैं वो एक समान दिखता है ना, वो एक समान दिखता है। आप उसमें देखेंगे कि जब चीनी और पानी का घोल आता है तो सब दिखेगा पानी, भले उसको पीने के बाद आपको मीठा लगे, लेकिन वो एक समान दिखता है। लेकिन अब आप वही अगर देखेंगे पानी और रेत का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, तो आपको क्या समान दिखता है, उस आपको अलग से ही दिख जाएगा इसमें दो पदार्थ डाले गए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील, आप स्टेनलेस स्टील का कोई बर्तन देखेंगे तो आपको एक समान दिखेगा ना, तो ये क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। फिर देखेंगे आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन युक्त नमक क्या हो गया, ये विषमांगी मिश्रण हो गया। आपको पानी में नमक का कण दिखते रहेगा, तो क्या होगा मेरे भाई, विषमांगी मिश्रण हो गया। फिर गुब्बारे में भरी वायु, आप वायु को देखेंगे गुब्बारे में भरा हुआ तो क्या दिखेगा, वो आपको समांगी मिश्रण दिखेगा, एक समान दिखेगा। फिर है ब्रांस या पीतल, पीतल का आप कोई भी टुकड़ा देखेंगे या बर्तन देखेंगे बना हुआ उसका, तो आपको एक समान दिखेगा। तो ये क्या हो गया, तीनों हो गया, 1, 2 और 3 समांगी मिश्रण। हमको से पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है विषमांगी मिश्रण। तो कौन हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण क्या हो सकता है, बताइए मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 में बोला है के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती है, नहीं ये गलत है। फिर क्या है, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है कि, और उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो गया, आप समझ लीजिएगा। के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि नमक और चीनी अगर डाल दिया जाएगा तो इसका आकार बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, ये सही हो जाएगा।
सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का क्या करते हैं, द्रव कुंचन करते हैं, उसको खत्म करने का काम करते हैं, उसको दबाने का काम करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं, इसीलिए नमक और चीनी इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है मेरे भाई, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, अब बैकलाइट का कहने का क्या मतलब होता है, सभी साथी के घर में कुकर होगा, कुकर सभी साथी देखे होंगे। तो दोस्तों देखते हैं कुकर का जो हैंडल होता है, हैंडल जिसको हम लोग पकड़ के उसको चूल्हे पर रखते हैं, फिर वहां से हटाते हैं जब खाना उसमें बन जाता है, तो जो हैंडल को आप पकड़ते हैं ना उसी को हम लोग बोलते हैं बैकलाइट, वो बैकलाइट से बना होता है। ठीक है मेरे भाई, तो विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उष्मा का सुचालक है। नहीं भाई, उष्मा का सुचालक होगा तो हाथ जल जाएगा। उसके बाद विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक होगा तो करंटे मार देगा। ठीक है, उसके बाद विद्युत का कुचालक, ठीक है, विद्युत का कुचालक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, विद्युत का कुचालक है, तभी तो देख रहे हैं कि कुकर से हीट ट्रांसफर उसमें नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, ये गलत हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक नहीं है, क्या वो बैकलाइट है। क्या है मेरे भाई, बैकलाइट है। तो ऑप्शन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को थोड़ा सा जरा सा कहीं भी कोई दिक्कत तो मेरे भाई खुल के लिखिए, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कमेंट बॉक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, हीना कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। हीना एक नाम की लड़की है जो कोई विद्युत परिपथ बना रही है, उसको व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है मेरे भाई, प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है जिससे वो परिपथ को पूरा कर सके। परिपथ को पूरा करने के लिए वो नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक पदार्थ का उपयोग कर सकती है, किस एक पदार्थ का उपयोग कर सकती है। तो यहाँ पे 4 पदार्थ दिए गए हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है रबर का पाइप, रबर के पाइप से करंट ट्रांसफर होगा मेरे भाई, जो सीधे देखते काट देना है। फिर मोटा धागा से हीट ट्रांसफर होगा, करंट ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। थर्ड में क्या है, स्टील का तार, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चौथा क्या है, कांच की छड़ से हीट ट्रांसफर होगा, करंट ट्रांसफर होगा मेरे भाई, नहीं। तो बस ये 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है मेरे भाई, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। बताइए मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन कौन बना सकता है। एक में है वायरस, इसको बोलते हैं विषाणु, दूसरा में है शैवाल, तीसरा में है कवक और चौथा में है राइजोबियम। बोलिए कौन बना सकता है, तो मेरे भाई शैवाल बना सकता है, शैवाल बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बताइए, बोलिए मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, ये क्या है, पेडागोजी है। आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो हमको ध्यान देना है कि जो विज्ञान के प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है वो ऑप्शन हमको तलाश करना है मेरे भाई। तो जहां क्वेश्चन में नहीं दिख जाए ना, आपको गौर से देखना है कि आखिर नहीं दिया गया है, तुमको आंसर नहीं वाला ही खोजना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर में क्या बोला है, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। बात सही है, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। ठीक है, विज्ञान समय के अनुसार चेंज होते रहता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। फिर विज्ञान संदेह बात को बढ़ावा देता है, सही बात है मेरे भाई, विज्ञान बहुत सारे डाउट को बढ़ावा देता है, तभी तो हम लोग चीजों को स्पष्ट कर पाते हैं ना, उस पर शोध करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, सही बात है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, सही बात है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। चौथा क्या है, डी में, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। नहीं भाई, विज्ञान की प्रकृति अस्थिर है, स्थिर नहीं है, क्या है, अस्थिर है। विज्ञान की प्रकृति अस्थिर है, अस्थिर है। समझ में आ गया मेरे भाई। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो अब ऑप्शन नंबर डी किसमें है, तो 2 नंबर में है ना, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है डी, दिया है ना मेरे भाई। तो आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी को आज का क्लास काफी पसंद आया होगा दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास इतना ही पे खत्म करते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी साथी को अपना क्लास अच्छा लगा है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे।
और दोस्तों बताएं कि अब अगला क्लास हम लोग किस सब्जेक्ट पर लेकर के आए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। तो दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।